नमस्कार, मैं पंडित के यदु पद्मेश। आपने 3 एपिसोड 2023 के देखे। ये चौथा एपिसोड है और इसमें हम चर्चा करेंगे तुला राशि की, वृश्चिक की और धन की। इन राशियों के लिए वर्ष कैसा होगा और उसके बाद में अगला जो एपिसोड होगा उसमें मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि उनके लिए वर्ष कैसा होगा। तुला राशि के लिए बहुत अच्छी सी बात यह है कि 2023 का जो मंत्री है वो शुक्र है, जो आपकी राशि का स्वामी है और राजा बुध है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। तुला के लिए हमेशा शनि और शुक्र जो है कारक होता है, तो शनि की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। 17 जनवरी को शनि कुंभ में चला जाएगा, तो 17 जनवरी तक ही आप पर लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव है। तो 17 जनवरी तक आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, पारिवारिक मामलों में सचेत रहना है, संतान के मामलों में सचेत रहना, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सचेत रहना है। 17 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक शनि कुंभ राशि में रहेगा, तो आप पर जो लघु कल्याणकारी ढैया है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन 3 फरवरी से 13 मार्च के बीच में शनि अस्त होगा, तो पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, निजी सुख में परेशानियां आ सकती हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, संतान के मामलों में भी परेशानियां हो सकती हैं, तनाव और टकराव, ऋणात्मक चीज़ें सोच सकती हैं। ये आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अपने चिंतन को मजबूत करिए, मन को मजबूत करिए। शारीरिक और पारिवारिक वातावरण और शिक्षा का वातावरण आपके लिए उत्तम होगा। शेष शनि आपको पूरे वर्ष लाभ देगा, आपके भौतिक वस्तुओं में वृद्धि कराएगा, आर्थिक मामलों में प्रगति कराएगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में उत्तम, कोई नया उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, तो आपके लिए शनि विशेष रूप से लाभदायी है। शुक्र की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए इस वर्ष। 22 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि में आ जाएगा, तब तक मकर में है। तो मकर में है वो अच्छा है, आपके चौथे है, तो चौथे होने के कारण से निजी सुख में तो थोड़ा सा कुछ समस्याएं दे सकता है। खास तौर से माँ के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती है, व्यर्थ का तनाव मिल सकता है। लेकिन 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच का पीरियड जो है शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में अच्छा होगा, संतान के मामले में सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन में एक भय उत्पन्न हो सकता है, मन अशांत रहेगा, रोग, भय, रिश्तेदारों से तनाव, इन स्थितियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच का दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा, ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच का फिर स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है। इस कालखंड में भी सावधानी रखने की आवश्यकता, कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन अशांत हो, व्यर्थ की उलझनें हो, तनाव हो। 2 मई से लेकर के 30 मई के बीच में भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। नई नौकरी के लिए, स्थानांतरण के लिए, विभागीय परिवर्तन के लिए, नए उद्योग के लिए, देशाटन के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, पिता के सहयोग के लिए, धर्मगुरु का सहयोग के लिए कालखंड उत्तम है।
यानी उपलब्धि का समय। 30 मई से 6 जुलाई के बीच में शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, महिला अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है। इस कालखंड में आप कुछ नया भी कर सकते हैं, नया व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। 6 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के बीच का कालखंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता देने वाला होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। 23 जुलाई को शुक्र जो है वक्री हो जाएगा और वक्री होकर के 4 सितंबर तक आपको कहीं ना कहीं तनाव देगा। अगर आपकी मूल कुंडली में वक्री है तो अब बहुत अच्छा है, नहीं तो वक्री है, जब ग्रह कोई वक्री होता है तो बहुत मजबूत हो जाता है और ये कुछ न कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ न कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न करेगा। 7 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच का जो पीरियड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम होगा, धन यश कीर्ति में लाभ देगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 1 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर तक का जो पीरियड है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे मन खिन्न हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 2 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा और 29 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। आपके लिए मंगल का भी प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो शनि की स्थिति आपने देख ली, शुक्र की स्थिति देखी, ये दोनों ही सकारात्मक स्थितियां हैं, लेकिन मंगल की सकारात्मक स्थिति नहीं है द्वितीय, यानी आपके राशि से दूसरे और सप्तम है, जिसके कारण से सीधा सीधा मार्केस बन जाता है और संपत्ति के मामलों में विवाद पड़ सकता है, परेशानियां मिल सकती हैं, पारिवारिक खून के रिश्तों से भी तनाव मिल सकता है। इस कालखंड में मंगल का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। 12 जनवरी तक मंगल वक्री है और ये वक्री मंगल कहाँ है? आपके अष्टम। तो वक्री मंगल अष्टम होने के कारण से पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मकान संपत्ति के मामले में धन व्यय होगा, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 12 जनवरी से और 12 मार्च के बीच में मंगल मार्गी होगा लेकिन रहेगा अष्टम, इस कारण से इस पीरियड में भी आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि 12 मार्च तक का समय अभी आपके लिए संपत्ति के लिए ठीक नहीं है। मकान में तोड़फोड़ हो सकती है, धन व्यय हो सकता है, मकान के पर कोई टैक्सेशन या किसी प्रकार की समस्या आ सकती है जिससे रुपया खर्च हो। 12 मार्च से लेकर के और 10 मई के बीच में आर्थिक मामलों में ये मंगल अच्छा जाएगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा देगा, यश कीर्ति में वृद्धि देगा, शासन सत्ता का सहयोग देगा, चली आ रही परेशानी से मुक्ति मिलाएगा। 10 मई से 30 जून के बीच का संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आय के साधन में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच का कालखंड काफ़ी कष्टदायी है। आपके जीवन साथी को परेशानी मिल सकती है, उसके स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं जिससे मन खिन्न हो सकता है, किसी रिश्तेदार के कारण भी तनाव मिल सकता है, धन व्यय होगा, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 3 अक्टूबर से और 16 नवंबर के बीच का जो कालखंड है वो आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। इस प्रकार से तुला राशि के लिए ये वर्ष लगभग अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, रिश्तेदारों से तनाव मिल सकता है, साझे में कोई कार्य न करें, साझे में कार्य करने में कहीं न कहीं परेशानियां मिलेंगी। व्यावसायिक दृष्टि से भी ये वर्ष अच्छा जाएगा, यश और कीर्ति में भी अच्छा जाएगा, लेकिन झगड़ा विवाद इन सारी सब चीज़ों से जरूर बचने की कोशिश करें। आपको चाहिए ये वर्ष
भगवान शिव की उपासना करें। और शिव की उपासना विशेष रूप से फलदायी होगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने शिव की उपासना की और जो शुक्राचार्य के भक्त थे, शिष्य थे, उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और उनको बहुत कुछ उपलब्धियाँ। आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें वर्ष को श्रेष्ठ बनाने के लिए। जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं उनको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। 9 बार हनुमान चालीसा खड़े होकर के आप नियमित रूप से पाठ करें। आपने नहाया नहीं नहाया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाठ जरूर करें। अगर सूतक की स्थिति है तो न करें। जो लोग भगवान शिव के उपासक है तो भगवान शिव की उपासना करें। जब आप किसी मंदिर में जाएं शिव जी के, तो 1 लोटा पानी जो जल है वो जरूर अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करें, 5, 7, 11 जो भी संभव हो सके। लेकिन उनके पास जो शक्ति का केंद्र है वो है त्रिशूल। त्रिशूल पर माला चढ़ाना न भूलें, ताकि आप पर ऊर्जा प्राप्त हो, और उस पर सूर्य की ऊर्जा है। दूसरी बात ये कि उन पर 3 बेलपत्र चढ़ा दें। और अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में जाना है, किसी महत्वपूर्ण साक्षात्कार में जाना है, तो तीनों बेलपत्र को अपने जेब में रख लें और इंटरव्यू में जाएं। आपको सफलता मिलेगी, चाहे व्यापारिक हो और चाहे आपका कैरियर का हो। इस प्रकार से तुला के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। 8वीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक में मंगल कारक है, लेकिन वहीं शुक्र कारक है। शुक्र की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगी, तो इसलिए आप हर समय हीरा न पहने, सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करें, सफ़ेद पुष्पों को अर्पित करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। तो सबसे पहले हम मंगल आपके लिए जो कारक है उसकी ही बात करते हैं। 12 जनवरी तक मंगल आपकी राशि से 7 में रहेगा, यानी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देगा, कहीं ना कहीं व्यर्थ की उलझनें देगा, कहीं ना कहीं धन आने दे सकता है, बिजली से भी नुकसान हो सकता है, अग्नि से नुकसान हो सकता है, किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी या खोने की आशंका। 12 जनवरी से 12 मार्च के बीच में रहेगा तो वृष में ही, लेकिन आर्थिक मामलों में लाभ दे सकता। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सुखद होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 12 मार्च से 10 मई के बीच में मंगल आपके अष्टम हो जाएगा। तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखना है, अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में भी ध्यान रखना है। चोट भी हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है, तो दोनों चीज़ों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ये मंगल कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा आपके लिए। 10 मई से लेकर के 30 जून के बीच का जो कालखंड होगा वो विशेष रूप से लाभदायी होगा। प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी मिल सकते हैं, नया व्यवसाय हो सकता है, स्थानांतरण के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच में मंगल की स्थिति जो है शासन सत्ता से सहयोग की है। उच्च अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती, चल या अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड है वो संतान के लिए उत्तम होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। विवाह के दलील पर अगर तो विवाह का भी रिश्ता तय हो सकता है, संतान के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच का जो कालखंड है ये ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खराब है। तुला में होगा मंगल, तो ये तुला का मंगल आपकी राशि से 12 में होगा, जिसके कारण से स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। खास तौर से उच्च रक्तचाप के लोगों को या जिनका पेट से संबंधित कोई परेशानियां हैं, मादक वस्तुओं का जो लोग सेवन करते हैं, तो ये कालखंड आपके लिए डेंजरस हो सकता है, घातक हो सकता है। आप मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपको उस तरफ ढकेलता है। 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर का बीच का जो कालखंड है ये विशेष रूप से उत्तम होगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, यश कीर्ति में भी प्रगति कराएगा। तो मंगल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और जब आप सो करके उठे तो आपने ब्रश किया है नहीं किया, आपको चाहिए
ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युतिकांत संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। इस मंत्र को 28 बार पढ़ लीजिए। ऐसे ही रात को सोते समय भी 28 बार पढ़ लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, शुक्रवार के दिन ज्वार होती है, अपने वजन के बराबर जनवरी के ही महीने में किसी गौशाला में जाकर के उसका आटा पिसवा लें, ज्वार यानी जुंडी का, और गायों को खिला दें, ताकि शुक्र जो है आपको डायबिटीज़ से या पेट का, लीवर से संबंधित जो समस्याएं आ सकती है, परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी, मादक वस्तुओं से भी मुक्ति मिल सकती है। तो शुक्र की जो स्थिति है काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्र सप्तमेश भी है और द्वादशेश है। 22 जनवरी तक शुक्र जो है कुंभ में रहेगा और मकर में, और कुंभ का जो समय है वो शनि वाला ही समय है। तो इस पीरियड में आप दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिल सकती है। 15 फरवरी तक का जो कालखंड है वो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति में सफलता मिलेगी, लेकिन मन खिन्न होगा, भटकाव की स्थिति आ सकती है, व्यसन के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच का जो कालखंड है इस छठे शुक्र होगा। तो जब छठे शुक्र होगा तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य को प्रभावित में खास तौर से मादक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल न करें, ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी परेशानियां हो सकती हैं और अस्पताल तक की नौबत आ सकती है। आपको चाहिए कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 6 अप्रैल से 2 मई के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी कष्टदायी होगा, स्वास्थ्य के लिए भी कष्टदायी होगा, मन को भी अशांत करेगा और किसी न किसी व्यक्ति विशेष के कारण से तनाव भी मिल सकता है। 2 मई से लेकर के 30 मई के बीच में व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 30 मई से लेकर के 6 जुलाई के बीच का जो कालखंड है उस संतान के लिए भी अच्छा है, शासन सत्ता से सहयोग लेने के लिए भी अच्छा है, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। 6 मई को से और 23 जुलाई के बीच का जो पीरियड है वो काफ़ी अच्छा पीरियड है, लेकिन 23 जुलाई से लेकर के और 4 सितंबर के बीच में जो शुक्र की स्थिति है वो वक्री है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टदायी हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए प्रभावित कर सकता है, रिश्तों में तनाव आ सकता है, झगड़ा विवाद आ सकता है, व्यवसायिक परेशानियाँ आ सकती हैं। 4 सितंबर से और 1 अक्टूबर बल्कि 2 नवंबर के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 2 नवंबर से और 29 नवंबर के बीच का जो कालखंड है ये काफ़ी कष्टदायी है, स्वास्थ्य के लिए भी कष्टदायी है, पारिवारिक मामलों में भी कष्टदायी है, तन और मन दोनों ही दुखी हो सकते हैं। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 29 नवंबर से और 25 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। तीसरा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीयेश और पंचमेश है, धन का और कुटुंब का कारक है, संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, बुद्धि के कारक है। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वो 21 अप्रैल तक मीन में रहेगा। तो 21 अप्रैल तक आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता, यश और कीर्ति के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें 31 मार्च से और 29 अप्रैल के बीच में गुरु अस्त रहेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की उलझनों के प्रति बचाव करें जा करके। और 21 अप्रैल को मेष में आ जाएगा। तो जब मेष में आ जाएगा तो राहु के साथ क्या करेगा, ये गुरु चंडाल योग बना लेगा और गुरु चंडाल योग आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। छठा रोग और शत्रुओं का होता है, तो रोग भी बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे। तो इस कालखंड में मछली न खाएं। 8-10 जीवित मछली बहते हुए पानी में जरूर प्रभावित करते रहेंगे। दूसरा, ये बृहस्पति का व्रत करना संभव हो तो करें, या हनुमान जी की उपासना करना संभव हो तो जरूर करें।
8-10 जीवित मछलियाँ बहते हुए पानी में जरूर प्रभावित सप्ताह में 1 दिन करते रहें। 30 अक्टूबर के बाद का जो कालखंड है वो काफ़ी अच्छा होगा। 31 दिसंबर तक के लिए व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, दूसरों से सहयोग भी मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन संतान के कारण कहीं न कहीं चिंतित रहेंगे, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। अब आपके लिए धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा? इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात हो रही है। धनु राशि के लोगों को पर अभी 7.5 चल रही है और ये 7.5 17 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपने 7.5 वर्ष यानी 90 महीने तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव तमाम उसमें जो देखे हैं, अब बेहतर ज़िंदगी के लिए शनि आपके लिए आ गया है। 17 जनवरी को शनि कुंभ में आ जाएगा, यानी तीसरे आपकी राशि से हो जाएगा। तो आप पर जो 7.5 का प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन 3 फरवरी से और 13 मार्च के बीच में शनि अस्त रहेगा। इस समय इस बात का ध्यान रखिए कि धन हानि न हो, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, पारिवारिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र या भाई के कारण से भी परेशानी मिल सकती है। उसके बाद का जो कालखंड है वो विशेष रूप से लाभदायी होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग देगा शनि। आप नया उद्योग कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगा, तीर्थाटन में भी सफलता मिलेगा। अगर विदेश जाने की भी योजना है तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रचनात्मक प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। आपके राशि का स्वामी है बृहस्पति। तो बृहस्पति जब राशि का स्वामी है 21 अप्रैल को मेष में आ जाएगा, यानी आपके राशि से पंचम आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको धार्मिक प्रवृत्ति भी देगा, सकारात्मक चिंतन देगा, नर्वसनेस पर नियंत्रण रखेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति कराएगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता देगा। लेकिन 21 अप्रैल तक से पहले ये बृहस्पति आपके चौथे है, तो चौथे होने के कारण से पारिवारिक समस्याएं देगा। घर की कलह हो सकती है, घर के पारिवारिक वातावरण में ऋणात्मक ऊर्जा के कारण से नुकसान भी होता रहेगा। लेकिन 31 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में बृहस्पति अस्त रहेगा। तो बृहस्पति अस्त रहेगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तो गुरुवार के दिन आप गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। जो पहली रोटी आपके घर में बने, आपके लिए थाली पाए, तो उसको आप गाय को ज़रूर खिलाएं। जब भी आपको अवसर मिले तो आप ये काम करते रहिए। 21 अप्रैल को जैसे ही बृहस्पति आपके साथ जुड़ेगा तो राहु के साथ जुड़ जाएगा, और राहु के और बृहस्पति जब मिलेगा तो गुरु चंडाल योग बनेगा। ये गुरु चंडाल योग यानी कोई न कोई ऐसा आदमी आपको मिलता जाएगा जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। मादक वस्तुओं की आदत डलवा सकता है, जुए की आदत डलवा सकता है, धन हानि करा सकता है, स्वास्थ्य हानि करा सकता है, किसी षड्यंत्र में फंसा सकता है। इसलिए आप सोच समझ करके पारिवारिक वातावरण में ही रहें। परिवार से बाहर अगर लोगों के आपकी दोस्ती बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगी, चाहे वो संतान ही क्यों न हो। संतान को भी कष्ट मिल सकती, संतान को भी परेशानी मिल सकती, शिक्षा प्रतियोगिता में भी आपको परेशानी मिल सकती है। और ये स्थिति चलेगी कब तक? 30 अक्टूबर तक। 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर का समय जो है गुरु चंडाल योग का है। आपको चाहिए कि अगर आपका पुरोहित है तो उससे गुरु चंडाल की शांति करा लें, वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। धन यश कीर्ति से भी बचेंगे, षड्यंत्र से भी बचेंगे, संतान के परेशानियों से बचेंगे। और 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो कालखंड है वो आर्थिक रूप से अच्छा जाएगा। व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये 2023 का जो वर्ष है उपलब्धिपूर्ण होगा। ईश्वर तीनों राशियों को सफलता दे। ग्रह नक्षत्र हर क्षण आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा देखा भी गया।